नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूसेट उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसके फॉर्म आ चुके हैं। आजकल जो है इसके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका आयोजन जो है 7 जनवरी 2024 को जो है प्रस्तावित है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है 2 पेपर होने हैं। एक पहला पेपर होना है जनरल पेपर और दूसरा पेपर होना है जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आना है। तो 2 इसमें पेपर होने हैं। तो जो पहला पेपर था जनरल पेपर है, जिसके लिए जो है सभी के लिए एक जैसा आएगा, ठीक। वो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा तिथि 29 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। तो वहाँ पर कैसा पेपर आया था, उस पेपर के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रश्न जो है पेपर में कुल 60 प्रश्न थे। तो देखते हैं किस तरीके के इसमें प्रश्न आए थे। कुछ प्रश्नों का हम आंसर इसमें देंगे और जो कुछ मैथ से संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको मैं जो है आपको जो है बता दूंगा ये क्वेश्चन है। बाकी क्योंकि यहाँ पर सॉल्व तो हो नहीं पाएंगे, सीधा मैं उसमें आंसर बताऊँगा आपको। और किस तरीके के पेपर एग्ज़ाम में आते हैं, इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न उसमें आया था, यदि शिक्षण कक्ष में छात्र की समझ में नहीं आ रहा है, यदि शिक्षण कक्ष में छात्र की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो शिक्षक को महसूस करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक को कैसा महसूस करना चाहिए? भयानक, उबाऊ, छात्रों के लिए तरस आना चाहिए कि वह समय बर्बाद कर रहा है, वह अलग तरीके से समझाए। तो देखो, निगेटिव आंसर की ओर तो नहीं जाना। जो निगेटिव है उन्हें तो आप छोड़ दो सीधा, ठीक है। तीनों नेगेटिव आंसर है तो अलग तरीके आप क्या करोगे, एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो तरीके बदलोगे, ठीक है। और निगेटिविटी की ओर नहीं जाएंगे। तो सही आंसर होगा वह अलग तरीके से समझाए। इसी प्रकार अध्यापक के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब है, जो एक अध्यापक है उसके लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यह केवल उच्च स्तर के अकादमिक सोपान पर ही मान्य हो सकेगा। शिक्षक स्वतंत्र है वह पढ़ाने के लिए जिसे वे सही समझे। सभी विद्वानों को सत्य पढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए। केवल अध्यापक को स्वतंत्रता देनी चाहिए, ना कि सीखने वाले को। देखो, केवल जहाँ पर है वहाँ उससे तो हटा दो, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लग गई। तो लिमिटेशन वाले मैंने क्या कहा, जो है आपके जो नेगेटिव आंसर उनको तो हम हटा देते हैं सीधा। दूसरा, अब देखो 2 चीज़ें इसमें। एक है शिक्षक स्वतंत्र है वह पढ़ाने के लिए जिसे वे सही समझे, या सभी विद्वानों को सत्य पढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए। अब ये दो ऑप्शन है। इन 2 ऑप्शनों में आपको जो बेहतर आंसर लगेगा उसकी ओर आप जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि शिक्षक स्वतंत्र है वह पढ़ाने के लिए जिसे वे सही समझे, या सभी विद्वानों को सत्य पढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? सी वाला आंसर ज़्यादा बेहतर है। तो हम सी की ओर ही इसमें जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? एक अच्छे अध्यापक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? देखिए, विषय की उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए, या फिर प्रभावशाली नेतृत्व का उसमें गुण होना चाहिए। तो एक अच्छा अध्यापक है तो उसे विषय की सबसे पहले तो क्या है, अध्यापक को हम ज्ञान का स्रोत मानते हैं। तो ज्ञान का स्रोत मानते हैं तो उसे अच्छी जानकारी होना सबसे पहले आवश्यक होता है, ठीक। और उसके बाद अच्छी जानकारी होगी तो अच्छे संचार कौशल से वो उसे डिलीवर कर पाएगा, जिससे कि छात्रों का कल्याण होगा और प्रभावशाली उसके अंदर नेतृत्व का गुण विकसित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है इसमें? विषय की अच्छी जानकारी। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान के लिए सामग्री देना, छात्रों को सोच एवं सीख वाला बनाना, छात्रों की टिप्पणियां बोलकर लिखाना, या छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। तो ठीक है, ये भी लक्ष्य मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ज्ञान के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं हम, ठीक है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता है, जबकि छात्रों को सोच एवं सीख वाला बनाना, यानी उनमें क्रिएटिव सोच आए और वो लगातार नई नई चीज़ों को सीखें। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रव्य दृश्य साधन सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, यानी कि जो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो कब सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, जो कब इफेक्टिव होते हैं? छात्र टीवी व सिनेमा द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं,
वे परिवर्तन प्रदान करते हैं। ज्वलंत परिस्थितियों को आभासी बनाकर अधिक संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं या प्रायः वाचिकता पर्याप्त नहीं होती है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्वलंत परिस्थितियों को, जो ज्वलंत परिस्थितियाँ होती हैं उनको आभासी बनाकर अधिक संवेदनाएं जागृत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा सेंसेस का यूज हो जाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आँखों से देख भी रहे होते हैं, ठीक है, सुन भी रहे होते हैं उससे, तो जिस चीज़ में ज़्यादा आपके सेंस यूज होंगे वहाँ पर जो है आपका सीखना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसी प्रकार पाठ्य योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्र से क्या प्राप्त करना है। जो पाठ्य योजना टीचर्स बनाते हैं उसमें शिक्षक का उद्देश्य छात्र से क्या प्राप्त करना होता है, दत्त कार्य यानी कि गृह कार्य प्राप्त करना होता है, रुझान प्राप्त करना होता है, ध्यान प्राप्त करना होता है, योग्यता प्राप्त करना होता है। तो जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान प्राप्त करना, यानी कि जो ध्यान, अगर वो अटेंशन दे पा रहा है चीज़ों में, तो पाठ्य योजना का जो है शिक्षक का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र द्वारा अपनी विधि के रूप में प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? नीति शास्त्र, मूल्य मीमांसा, पराभौतिक या ज्ञान मीमांसा। तो जो दर्शन शास्त्र है ये सीधा रिलेटेड होता है ज्ञान मीमांसा से। इसी प्रकार से अध्यापक, परामर्शदाता तथा अन्य पेशेवर उनके अपने प्रश्नों के उत्तर तथा विशेष रूप से स्थानीय समस्याओं के समाधान में मदद के लिए विशेष रूप से किए जाने वाले शोध को कहते हैं। क्या कह रहा है? अध्यापक भी है, परामर्शदाता है और उससे संबंधित पेशेवर जो लोग हैं अपने प्रश्नों के उत्तर तथा विशेष रूप से स्थानीय समस्याओं के समाधान में मदद के लिए विशेष रूप से किए जाने वाले स्रोत को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार से शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। तो शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण क्या क्या हैं? आंकड़ों का संग्रह तथा आंकड़ों का विश्लेषण है, सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली है, नमूना चयन तथा आंकड़ा संग्रह है, या गुणात्मक तथा मात्रात्मक है। तो शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। इसी प्रकार से प्रतिमान परिवर्तन जाना जाता है। ठीक है, जो प्रतिमान परिवर्तन किस रूप में जाना जाता है? प्रगतिशील परिवर्तन, प्रतिगामी परिवर्तन, अचानक परिवर्तन या धीमा परिवर्तन। जो प्रतिमान परिवर्तन होता है वो एक प्रकार का प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर संभाव्यता नमूना चयन चलाता है? निम्न में से कौन गैर संभाव्यता नमूना चयन चलाता है? समूह नमूना चयन न्यायाधीश, कोटा नमूना चयन न्यायाधीश, व्यवस्थित नमूना चयन न्यायाधीश, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन न्यायाधीश। तो सही आंसर इसमें स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन जो है गैर संभाव्यता नमूना चयन चलाता है। इसी प्रकार से किसे वैज्ञानिक विधि को या किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि या प्रतिरूप विधि। तो सही आंसर है इसका निगमनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश को पढ़िए और 13 से 17 तक के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश भी आएगा, ध्यान रखना। तो इससे इस पर तो हम उतना वो करते नहीं, आप देख लीजिए, इसे ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके का एक गद्यांश आएगा और 13 से 17 यानी 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 प्रश्न इसमें से आपको पूछे जाएंगे। अब इसकी तैयारी भी करना है, ऐसा नहीं कि आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसकी तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा तो सीधा आंसर हो जाएगा कि योग की वास्तविक सार्थकता क्या होती है। तो उसमें तो आंसर डी है। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर है नहीं, तो मेरा बस यहाँ पर जो अभी मैं चाह रहा हूँ आपको कि आपको कम से कम पता चल जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन है 14वां वाला भी, गद्यांश से पढ़ के ही आप करोगे। 15वां क्वेश्चन है, आप इसी को जो है देख के कर सकते हैं। आप जो या अब इससे आप प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप आराम से जब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़िए और उसके जो प्रश्न हैं इनको देखिए और करिए से, क्योंकि मैं सीधा बता दूंगा तो उतना, क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं, वो गद्यांश पर आधारित है 17 तक, 16 और इसी तरीके से 17 तक। ठीक है, ये यहाँ पर तक क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ से, संचार में संदेश ग्रहण करने में
सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है? जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसमें जो सेंडर मैसेज भेजता है तो उसे रिसीव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? श्रोता की शिक्षा होती है, श्रोता का ज्ञान होता है, श्रोता की अभिवृत्ति होती है, श्रोता की आयु होती है। तो रिसीवर को जो है, श्रोता को जो है ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। अगर वो जो है प्रॉपर एनकोडिंग डिकोड नहीं कर पा रहा है मैसेज को, और डिकोड तभी कर पाएगा जब वो उस विषय में जानता होगा। तो श्रोता का ज्ञान संचार में संदेश ग्रहण करने में बड़ी बाधा होती है। इसी प्रकार से पठन पाठन में छात्रों की अधिकतम सहभागिता संभव है। जो पठन पाठन होता है उसमें छात्रों की अधिकतम सहभागिता किस चीज़ में संभव है? पाठ्य पुस्तक विधि से है, श्रव्य दृश्य सहायता से है, विचार विमर्श विधि से, व्याख्या विधि से। तो ऑडियो विजुअल, जिसमें जितने ज़्यादा इंद्रियों का यूज होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं आगे। अंतःवैयक्तिक संचार का पर्याय होता है। जो अंत यानी जो है, अंतः का मतलब एक अंतः होता है, एक अंतर होता है, ठीक है। तो अंतःवैयक्तिक संचार में क्या आएगा? सामूहिक आएगा, डायनेमिक आएगा, पारंपरिक आएगा, आमने सामने का संचार आएगा। तो अंतःवैयक्तिक में आमने सामने का संचार ही देखने को मिलता है। इसी प्रकार से श्रव्य तथा प्रतिक्रिया में दो प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? श्रव्य तथा प्रतिक्रिया में दो मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? अंतर्व्यक्तिगत संचार होता है, अंतर्निहित व्यक्तिगत संचार, सामूहिक संचार या दूरदर्शन संचार। तो श्रव्य तथा प्रक्रिया में दो प्रमुख अवयव, अंतर्वैयक्तिक संचार के दो अवयव उसमें होते हैं। बढ़ते हैं आगे। संचार का प्रकार जो एक शिक्षक का कक्षा में हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सामूहिक संचार कहलाता है, समूह संचार कहलाता है, आमने सामने का संचार कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। तो संचार का प्रकार जो एक शिक्षक का कक्षा में हो वो कहलाता है समूह संचार। तो क्लास में जो है सामूहिक रूप से पढ़ा रहा होता है टीचर, तो संचार भी वो सामूहिक रूप से ही करेगा। तो ये एक प्रकार का जो है क्या है? संचार का प्रकार है। इसी प्रकार से प्रश्न है यहाँ पर, ये मैथ्स का प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक। इससे आप क्या, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक। मैं आंसर आपको बता दूंगा, आप जो है इसमें प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस पर जो है अभी आपको इसमें सॉल्व कराना तो उतना मुमकिन है नहीं। अब ऐसा और इतना टाइम भी नहीं है कि हम जो है, अब 1 महीना बचा हुआ है कि हम एक एक क्वेश्चन इसमें कराएं। बस आप जो है प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय के आधे में करता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम का कौन सा हिस्सा 1 दिन में पूरा कर लेंगे? तो देख लेना इसे, कर लेना इसे, और इसका सही आंसर ए है 1/6। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग भी आएगी इसमें, ध्यान रखना। हल्के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे थोड़ा बहुत, और कुछ रीजनिंग भी आएगी, तो ध्यान रखना इस श्रेणी को जो है पूरा करना है, ठीक। यह है, आप आसानी से इसे रफ कॉपी में उतारिए एक बार क्वेश्चन को, और आसानी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर ही आधारित प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से टाइम वाला क्वेश्चन भी आना है। एक सही घड़ी में 2 घंटा 20 मिनट यानी कि 140 मिनट की अवधि में घड़ी की मिनट की सुई कितना आगे बढ़ेगी, यानी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सही आंसर इसका 840 है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को कॉपी में उतारिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार एक नगर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें 1,80,000 पुरुष हैं और तथा इस जनसंख्या में 50% साक्षर हैं। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो महिला साक्षर होंगी। तो आप इसे सॉल्व करके निकालिएगा। इसका सही आंसर 24,000 है। इसी प्रकार 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये कैलेंडर पर आधारित प्रश्न भी आप देख लेना, इसे जो है सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। आंसर इसका बी है, शुक्रवार। इसी प्रकार ये एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर इसका डी है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना किस तरीके से होगा, क्योंकि आप जितना आप रफ कॉपी में इन क्वेश्चनों को करेंगे आपके लिए उतना ही लाभदायक इसमें सिद्ध होगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। ये एक जो है इसमें लोग हैं ABCDEF एक गोलाई में बैठे हुए हैं, तो उनको ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, आप कर लेंगे इसे। सही आंसर इसका डी है। इसी प्रकार एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई द्वारा समकोण बनाया जाता है? तो कितने बार समकोण बनाया जा सकता है जब घूमती है? तो डी है 48 बार। तो इसे आप याद भी कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई द्वारा समकोण बनाया जाता है? तो 48 बार बनाया जाता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, अब ये भी जो है कूट भाषा वाला है कि इस कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा? तो आप देखना, इसे 20 का सही आंसर है। इसी प्रकार 1 मार्च
2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन रहा होगा? तो सही आंसर इसका सी है। कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है, ये भी कूट पर आधारित प्रश्न है, तो इसका आंसर डी है, देख लेना। ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन में पहले प्रश्न उतारिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी प्रकार ये श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक, तो आधा 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 हो रहा है, देखो। तो इस तरीके से एक श्रेणी बन रही है, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर सी है। अब देखो सी होगा, इसमें डाउट है मुझे सी होगा या नहीं होगा, तो देख लेना इसमें सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये श्रेणी वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न में श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाइए। ये भी लुप्त संख्या वाला है, आप इसे कर सकते हैं। इन्हें कॉपी में करिए अपनी और इसका सही आंसर करिए। इसी प्रकार से ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3F 6G 11I 18R। तो अगला जो है क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग सी है 27P। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर खुद के उससे आप जो है कर सकते हैं। और एक DI का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना, डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो DI के क्वेश्चन भी आते हैं। आप जो है एक DI तैयार कर लेना, जिसमें जो है चार्ट के रूप में आ सकता है, ग्राफ के रूप में आ सकता है, या फिर जो है बार ग्राफ के रूप में आ सकता है, पाई चार्ट के रूप में आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और 5 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। इस तरीके से एक टेबल दी होगी। ठीक, ये टेबल दी होगी, इस टेबल से रिलेटेड प्रश्न होंगे उसके बाद। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन होंगे। जो 37वां क्वेश्चन वही है, आप देख सकते हैं। 38, 39, 40, 41 तक। ठीक, 41 तक वो क्वेश्चन है, आप देख लेना। इसमें क्वेश्चन जो है एक DI के क्वेश्चन भी तैयार करना, जो है कन्फर्म क्वेश्चन DI का आना ही आना है इसमें। तो आप जो है इसे कोशिश कर सकते हैं बनाने का। इसी प्रकार से 42वां का क्वेश्चन है। इसमें निम्न में से कौन सा संचरण माध्यम विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों को संचारित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? जो ऐसा संचरण का माध्यम है विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों को संचारित करता है। इसी प्रकार इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो जो इंटरनेट द्वारा जो प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है, TCP/IP एड्रेस बोलते हैं, तो ये यूज किया जाता है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज व छोटी आकार की स्मृति होता है? तो वो होता है कैच स्मृति। तो जो कैच स्मृति है मुख्य अत्यधिक तेज होता है और छोटी आकार का होता है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचालन तंत्र है? तो इसका सही आंसर है विंडोज या यूनिक्स जो है मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचालन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होती है? सीधे इनपुट करने के लिए MICR। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति है मुद्रित पाठ का सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए चित्र, मानचित्र तथा ड्राइंग को डिजिटल रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर स्कैनर ए। बढ़ते हैं आगे। जैविक पर्यावरण के घटक कौन कौन से आते हैं? तो केवल वनस्पतियाँ आती है, सूक्ष्म जीवधारी आते हैं, केवल प्राणी आते हैं। तो जैविक में सब आएंगे, तो केवल वाले आंसर तो हम बिल्कुल जाएंगे नहीं। वनस्पतियाँ, सूक्ष्मजीवी, प्राणी जो जिसमें सब आ रहे हैं, और सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो डी आंसर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है? तो उसका आंसर है अनुच्छेद 51AG। 51AG के अंतर्गत राज्य जो है भारतीय संविधान जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 50वां, निम्न में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत नहीं है? यानी कि किससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है? तापीय ऊर्जा प्लांट, सड़क परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आर्द्र भूमि। तो सही आंसर है तापीय ऊर्जा प्लांट है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है। इसी प्रकार ग्रीन पीस क्या होता है? हरा ग्रह है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन है, एक शहर है। तो ग्रीन पीस क्या एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो
ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या, एलपीजी, सीएनजी, लिग्नाइटाइड या बायोमास। तो बायोमास क्या है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, यानी कि एक बार यूज करके आप वो जो है दोबारा जो है उसका रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बायोमास मतलब बार बार हमें प्राप्त हो जाता है, जबकि एलपीजी, सीएनजी, लिग्नाइटाइड ये जो है क्या है, अगर आप इनका यूज कर लेते हैं एक बार तो ये जो है धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर आ जाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत बायोमास है। इसी प्रकार पर्यावरणविद के रूप में 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं परेश डी क्यूआर, ट्रिग्वेली, वंगारी मथाई या चंडी प्रसाद भट्ट। तो 2004 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था वंगारी मथाई को। तो आप ध्यान रख लेना, तो ये तो 2004 का दिया था। आप जो है 2023 का किसे मिला है, 22 का किसे मिला है, 21 का क्या किसे मिला है, तो आप इनको याद करके जाइएगा। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ ले। इसी प्रकार से सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो जो सतत विकास के 17 लक्ष्य जो है निर्धारित होते हैं, तो इससे भी आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोन्नत, समन्वय और मानक निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी हैं। तो जो दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है, उसमें प्रोन्नत हो गया, समन्वय हो गया, मानक हो गया, निर्धारण के लिए कौन कौन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो है बोर्ड है, मानव विकास संस्थान बोर्ड है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा हमेशा ओपन यूनिवर्सिटी ही जो है इसे संचालित करती है। तो दूरस्थ शिक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रोन्नत, समन्वयक और मानक निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के प्रमुख कार्य हैं। तो क्या हैं, भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, विश्वविद्यालयों का अनुदान प्रदान करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना को सहमति प्रदान करना, सदस्य विश्वविद्यालयों के मध्य खेलों को प्रोत्साहित करना। तो इनमें जो है कौन कौन से सही हैं हमने देखना है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 या फिर 1, 2, 3। तो देखो सभी लगभग सही हैं उसमें, तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत का पूर्णकालिक, और तो जो है थोड़े थोड़े तो बन गए थे पहले, लेकिन जो पूर्णकालिक बना हुआ था वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली बना था, पहला पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय। इसी प्रकार भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन से निकाय जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन जो है इनमें उनको जो है मान्यता देता है। यूजीसी देता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता परिषद देता है, या राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड देता है। तो कौन कौन देता है, 1 और 2 देते हैं, 3, 4 देते हैं, 1 और 3 देते हैं, और 2 और 3 देते हैं। तो इसका सही आंसर 1 और 2। 1 और 2 में यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ही उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देते हैं। बढ़ते हैं आगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए 2014 में किस समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है हरिगौतम समिति। तो 2014 में हरिगौतम समिति बनाई गई थी। इसी प्रकार से भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से परिवर्तन जोड़े गए हैं। तो कौन से परिवर्तन जोड़े गए हैं, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य को जोड़ा जाना। तो कौन सा इसमें जो कौन कौन से सही आंसर है, तो आंसर इसका सी है 1 और 4। तो 1 और 4 इसमें सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो ये यूसेट का पेपर है, इसका जो पिछले बार का पेपर आया था 60 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। मैंने आपको पहले बताया था, हम इस पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसे देख के आपको थोड़ा एक जो है आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस बार के उसमें आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आएगा इसी टाइप का एक डीआई का क्वेश्चन आप कर लेंगे, रीजनिंग आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे डीआई के साथ साथ, और रीजनिंग और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़िए, और कम्युनिकेशन आप पढ़िए, और थोड़ा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ही जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, और आपकी अग्रिम जो है शुभकामनाएं हम देते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।